नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज से साहित्य समाधान के सभी सत्र परीक्षा होने तक, यानी सितंबर में जब तक सेकंड ग्रेड की परीक्षा नहीं हो जाती, केवल और केवल सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम पर केंद्रित होकर रहेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि ये जो कुछ भी हम इस दौरान आपसी बातचीत करेंगे, पाठ्यक्रम को लेकर जो भी कुछ चर्चा करेंगे, वो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगी। क्योंकि इतने वर्षों में आप ये तो समझ ही गए होंगे कि विषय से हटकर बातचीत करना मेरा स्वभाव नहीं। तो पूरी तरह से हम फोकस्ड होकर, पूरी तरह से अपने ध्यान को केंद्रित करके सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं आज से। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काफी मेरा ख्याल है कि करीब 1.5 वर्ष हो गया होगा जब हमने सेकंड ग्रेड का पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा दिया था, लेकिन वीर सतसई और एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं वो रह गए थे। और उसके बाद कभी ऐसा अवसर, ऐसा सुयोग बना ही नहीं कि हम इन बची हुई कृतियों को उठा पाते और उन पर चर्चा कर पाते। इस और आपके लगातार मैसेजेस आ रहे थे कि वीर सतसई मैम कब पढ़ाओगे, कब पढ़ाओगे। तो मैंने सोचा आपकी बार शुरुआत वीर सतसई से ही क्यों न की जाए। वीर सतसई एक बहुत ही अनमोल कृति है राजस्थान के कवि सूर्यमल मिश्रण की। और हम खास तौर पर इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं दोस्तों कि हम कोई भी रचना जब पढ़ते हैं तो हम पहले कवि के जीवन से परिचित होते हैं, उसकी मूल मनोवृत्ति क्या है, उसकी मानसिकता क्या है, उसका भाव क्षेत्र क्या है, उससे हम परिचित होते हैं। और यही कार्य हम करेंगे सूर्यमल मिश्रण के विषय में भी। क्योंकि जब तक हम कवि के भाव जगत, उसकी मनस्थिति, उसके परिवेश से परिचित नहीं होंगे, तब तक हम उसकी कृति की विषय वस्तु को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। तो शुरू करते हैं। सूर्यमल मिश्रण यहां लिखा गया है और इन्होंने अपने नाम को, ये मीसण है वैसे, और इन्होंने अपने नाम को तत्सम कर रूप देकर मिश्रण कर लिया था, इसलिए हमने यहाँ सूर्यमल मिश्रण लिखा है। तो कवि के परिचय के विषय में कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम यहाँ चर्चा करेंगे। और ये सभी तथ्य आपको वीर सतसई की जो मूल संवेदना है उसको समझने में मदद करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है जन्म की। जन्म जानना क्यों जरूरी है? जन्म जानना इसलिए जरूरी है कि हमको ये पता चलता है कि कवि किन वर्षों में उत्पन्न हुआ, कितने वर्ष का उसका जीवन काल रहा, और उसके जीवन काल के समय में कौन सी ऐसी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां थी, कौन सी ऐसी सांस्कृतिक परिस्थितियां थी, कौन से ऐसे ऐतिहासिक परिदृश्य थे जिनकी कारण उसे इस तरह की कृति लिखने की प्रेरणा मिली। तो संवत 1872 में कवि का जन्म हुआ। संवत 1872 में अक्सर आपको बताया करती हूं कि 57 वर्ष संवत में से घटा लेने पर ईस्वी सन आता है। तो संवत 1870 अर्थात 19 अक्टूबर 1815 ईस्वी। 1815 ईस्वी में चारणों की एक चारण जाति है राजस्थान की, उसकी मीसण शाखा में कवि का जन्म हुआ। और इसी मीसण शब्द को उन्होंने तत्सम में करके मिश्रण बना लिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। जन्म स्थान इनका था बूंदी और ये आजीवन बूंदी दरबार से ही जुड़े रहे। इनका निधन संवत 1925 अर्थात 30 जून 1868 ईस्वी। आप बिल्कुल इस बात को कंठस्थ कर लें कि अक्सर हमें पुराने साहित्य की जो कृतियां हैं वो संवत में मिलती हैं और उनको संवत में से सन में करने के लिए हमें उसमें से 57 वर्ष घटा देना होता है। तो आप इस तरह से करके भी इसको देखेंगे ताकि आप संवत और सन, और जहां कहीं भी परीक्षा में दोस्तों कोई भी तिथि से विषयक प्रश्न आए, कोई दिनांक से, कोई वर्ष से संबंधित प्रश्न आए, तो सबसे पहले आपका ध्यान होना चाहिए कि ये जो तिथि दी गई है, ये जो वर्ष दिया गया है, ये ईस्वी सन में है या संवत में। उसी हिसाब से आप अपना उत्तर निर्धारित करेंगे। कई बार होता है वर्ष संवत में और हम ईस्वी संवत कहकर उसे गलत कर देते हैं और गलत उत्तर पर हम सही चुन लेते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
कुछ विद्वानों ने, यद्यपि ये सर्वमान्य मत है कि 1868 ईस्वी यानी संवत 1925 में कवि का निधन हुआ, लेकिन कुछ विद्वानों ने इनका निधन काल संवत 1920 में माना है, लेकिन ये ऐतिहासिक तथ्यों से प्रमाणित नहीं होता, इसलिए इसे सही नहीं माना गया है। तो जन्म काल, जीवन काल क्या हुआ कवि का? संवत 1872 से संवत 1868 तक, इसके बीच में कवि हुए। और यानी ये वर्ष कौन सा था भारत में? ये वर्ष वो वर्ष है जबकि अंग्रेजों का राज्य स्थापित हो चुका था, प्लासी और बक्सर के युद्ध हो चुके थे, अंग्रेजों की स्थायी रूप से सत्ता यहां भारत में स्थापित हो चुकी थी, और राजपूताना, जो उस समय राजस्थान का नाम था राजपूताना, राजपूताना की अधिकांश रियासतों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। वे राजपूत जो शौर्य और पराक्रम के लिए मशहूर जाने जाते थे, जब उन्होंने किसी विदेशी सत्ता की अधीनता स्वीकार कर ली तो एक कवि का हृदय चीत्कार करने के अलावा और कर भी क्या सकता था। और वही स्थिति हुई सूर्यमल मिश्रण के साथ, और यही कारण है कि वे वीर सतसई लिखने के लिए प्रेरित हुए। इसकी चर्चा हम आगे विस्तार से भी करेंगे। आगे चलें। इनके पिता का नाम चंडीदान था और ये बूंदी दरबार के प्रधान कवियों में से एक थे। यहां तक कि आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों कि सूर्यमल मिश्रण वंशानुगत, इनके जो परिवार में जो कुल क्रमागत जो परंपरा थी वो कवियों की परंपरा थी, यानी कवि प्रतिभा कवि को अब विरासत में मिली, अपने पूर्वजों के से प्राप्त संस्कारों में मिली। इनकी माता का नाम भवानबाई था, जो कुम्हारिया जयपुर के ठाकुर जोरावर सिंह की पुत्री थी। आपको यह ध्यान रखना है, चंडीदान जी पिता और भवानबाई इनकी माता थी। अब कैसे ये बूंदी दरबार से जुड़े उसके विषय में संक्षिप्त सी चर्चा हम कर लेते हैं, ताकि आपको ये ध्यान रहे, आप बूंदी दरबार को बिल्कुल भूले नहीं। सूर्यमल की 9 पीढ़ी पहले ईश्वर नाम के एक कवि, देखिए 9 पीढ़ी पहले से ही, यानी 9 पीढ़ियों से कवि होने की परंपरा इनके सूर्यमल मिश्रण के परिवार में चल रही थी। तो ईश्वर नाम के कवि संवत 1640 में बूंदी के राजा सूरजमल के शासनकाल में पोलपात्र बनकर आए। पोलपात्र यानी घराने के कवि के रूप में वे आए, यानी 9 पीढ़ियों से लगातार राज दरबार से इनका परिवार कवि के रूप में जुड़ा हुआ था। इनकी शिक्षा की बात करें तो सूर्यमल मिश्रण ने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, डिंगल, पिंगल आदि भाषाओं का तो ज्ञान प्राप्त किया ही, विधिवत शिक्षा प्राप्त की। इसके अतिरिक्त वे शकुन शास्त्र, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, मीमांसा, ये दर्शन की एक शाखा है, व्याकरण, न्याय शास्त्र, संगीत शास्त्र, अन्य दर्शन की शाखाएं, इतिहास, साहित्य, 14 विद्याएं और 64 कलाओं के ज्ञाता थे सूर्यमल मिश्रण, यानी अपार ज्ञान का भंडार था सूर्यमल मिश्रण का व्यक्तित्व। इन्होंने आशानंद नाम के कोई व्यक्ति हुए हैं। ऐतिहासिक स्रोतों से यह जानकारी मिलती है कि इन्होंने आशानंद से पद ज्ञान, मोहम्मद नामक मुसलमान से फारसी का ज्ञान और एक मुसलमान कलाकार से ही संगीत की शिक्षा प्राप्त की। ये जितनी भी जानकारी है दोस्तों, ये हमारे पाठ्यक्रम में जो पुस्तक वीर सतसई है उसकी भूमिका पर आधारित है, जो नरेंद्र भानावत जी, लक्ष्मी कमल जी आदि के द्वारा लिखी, नरोत्तम स्वामी आदि के द्वारा लिखी गई है। दत्तक और भूमिका के लेखक है नरेंद्र भानावत। दत्तक पुत्र इनके मुरारीदान थे। ये भी मुझे पढ़ने को मिला दोस्तों कि सूर्यमल मिश्रण के पुत्र नहीं था और उन्होंने पुत्र प्राप्ति की लालसा से 6 विवाह किए, लेकिन फिर भी वे पुत्र से वंचित ही रहे। अंततः उन्होंने मुरारीदान को दत्तक पुत्र के रूप में अपनाया और ये मुरारीदान भी डिंगल भाषा के आगे चलकर श्रेष्ठ कवि हुए। इनके गुरु यानी सूर्यमल मिश्रण के गुरु का नाम स्वरूप दास बताया गया है और ये उस समय के पहुंचे हुए एक दादूपंथी संत थे, ऐसा हमें जानकारी मिलती है। सूर्यमल मिश्रण बूंदी नरेश, ये भूलेंगे नहीं, सूर्यमल मिश्रण बूंदी नरेश राम सिंह जी के दरबारी कवि थे। किसके, प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके दरबारी कवि थे, तो आपको ध्यान रखना है कि बूंदी नरेश राम सिंह जी के दरबारी कवि थे। अब बात आती है इनकी कृतियों की, तो लगभग 7 कृतियों का उल्लेख किया गया है नरेंद्र भानावत के द्वारा। तो पहली कृति है राम रंजाट, दूसरी है वीर सतसई जो हमारे पाठ्यक्रम में है, जिसके कुछ चुनिंदा 20 दोहे हमारे पाठ्यक्रम में है, धातु रूपावली, बलवंत विलास जिसे बलवंत विलास के नाम से भी जाना जाता है, वंश भास्कर जो बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है कवि की, छंदोमयूख और सती रासो।
ये 7 कृतियां हैं जो प्रामाणिक तौर पर कवि के द्वारा रचित बताई जाती हैं। इन्होंने कुछ एक फुटकर छंद भी लिखे, और राम रंजाट जो इनकी कृति है दोस्तों, ये राम रंजाट, ये जो इनकी कृति है, ये इनके द्वारा 10 वर्ष की अवस्था में रचित, 10 वर्ष की अवस्था, क्या अवस्था होती है, कवि प्रतिभा का उदय, यानी जन्मजात कवि थे सूर्यमल मिश्रण, क्योंकि वंश परंपरा से उन्हें कवित्व प्रतिभा जो है वो संस्कार में मिली थी। तो उन्होंने 10 वर्ष की अल्पायु में ही राम रंजाट नाम से एक खंड काव्य की रचना कर दी थी। पूछा जा सकता है कि कवि की पहली रचना का नाम क्या है, तो आपको कंठस्थ कर लेना है राम रंजाट। और ये इसका काव्य रूप क्या है, इसका काव्य रूप है खंड काव्य। आगे चलें। वंश भास्कर और वीर सतसई कवि की कीर्ति के प्रमुख आधार हैं। यद्यपि कवि ने 7 रचनाएं लिखी जो प्रामाणिक तौर पर हमें उपलब्ध होती हैं, लेकिन यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कवि सूर्यमल मिश्रण की कीर्ति की प्रमुख आधार कृति है, और हो सकता है कि वंश भास्कर और वीर सतसई में से एक आए, हो सकता है कि दोनों आए। तो आपको कंठस्थ कर लेना है कि वंश भास्कर और वीर सतसई दोनों कवि की कीर्ति के प्रमुख आधार है, यानी जो भी प्रसिद्धि सूर्यमल मिश्रण को प्राप्त हुई वो इन 2 रचनाओं के कारण प्राप्त हुई। वंश भास्कर की विषय वस्तु पर भी प्रश्न आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि वंश भास्कर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वंश का मतलब है कुल और भास्कर मतलब होता है सूर्य, यानी कुल का सूर्य, यानी वंश भास्कर, क्योंकि कवि का पूरा परिवार 9 पीढ़ियों से बूंदी राज दरबार से संबंधित था, जुड़ा हुआ था, तो मुख्यतः बूंदी राज्य के इतिहास से संबंधित कृति है वंश भास्कर। इसमें न केवल बूंदी राज्य के इतिहास का वर्णन किया गया है, लेकिन प्रसंगवश जहां जहां प्रसंग आया है वहां राजस्थान के अन्य राज्यों के राजाओं की चर्चा भी की गई है, राजस्थान के प्रमुख वीरों की चर्चा की गई है, और जो भी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं हुई उस दौरान उनका भी यहां वर्णन मिलता है। और इसके टीकाकार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको भूलना नहीं है, कंठस्थ कर लेना है। वंश भास्कर के टीकाकार कौन है, तो वंश भास्कर के टीकाकार हैं कृष्ण सिंह बारहट। आगे चलिए। वंश भास्कर और वीर सतसई, एक और उल्लेखनीय तथ्य, ये भी आप भूलेंगे नहीं, वंश भास्कर और वीर सतसई दोनों ही कीर्ति के प्रमुख आधार हैं कवि की, लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि ये दोनों ही कवि की कृतियां अपूर्ण है, यानी कवि ने इन दोनों ही रचनाओं को पूरा नहीं किया। वंश भास्कर को बूंदी नरेश की प्रेरणा से सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारीदान ने पूरा किया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वंश भास्कर को किसने पूरा किया, तो आपको ध्यान रखना है सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारीदान ने बूंदी नरेश की प्रेरणा से वंश भास्कर कृति को पूरा किया। अब बात आती है वीर सतसई पर चर्चा करने की। वीर सतसई के विषय में कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाने चाहिए। पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु प्रश्न ये उठता है कि वीर सतसई की रचना क्यों की गई। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सतसई, और सतसई कौन सा ग्रंथ होता है जिसमें 700 के लगभग दोहे होते हैं, लेकिन वीर सतसई मतलब ये तो स्पष्ट है कि कवि सतसई ग्रंथ लिखना चाहते थे, सतसई काव्य लिखना चाहते थे, यानी 700 के लगभग दोहों में निबद्ध काव्य कृति लिखना चाहते थे, लेकिन ये एक अपूर्ण ग्रंथ है, यानी इसमें 700 दोहे नहीं है। अब प्रश्न ये है कि वीर सतसई में कुल दोहे कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना है वीर सतसई में कुल 288 दोहे हैं। वीर सतसई को के किसी न किसी संग्रह में, अन्य बहुत सारे संग्रह मिलते हैं, कई संग्रहों में 288 के अतिरिक्त दोहे भी मिलते हैं, परंतु वे अन्य कवियों के द्वारा रचित हैं क्योंकि वे प्रमाणित नहीं हो सके हैं। तो जो प्रमाणिक दोहे हैं वो हैं 288 दोहे। तो आप याद रख लेंगे वीर सतसई में दोहों की संख्या प्रश्न पूछा जा सकता है कितनी है, तो 288 दोहे हैं। वीर सतसई राजस्थान में स्वाधीनता की उद्घोषणा करने वाला अपूर्व ग्रंथ माना जाता है। इस पंक्ति को बहुत ध्यान से समझ लेंगे दोस्तों। अभी हमने पढ़ा कि जिस समय कवि का जन्म हुआ और जो भी उनका जीवन काल था, उस समय भारत का, विशेष तौर पर राजस्थान का परिदृश्य क्या था। राजस्थान का परिदृश्य ये था कि अंग्रेजों की सत्ता भारत में स्थापित हो चुकी थी। राजपुताने के अधिकांश शौर्यवान और पराक्रमी शासक, राजपूत शासक, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर और वे ऐश आराम की जिंदगी, विलासिता की जिंदगी में डूब चुके थे, यानी वे अपने कुल क्रमागत जो
पराक्रम की परंपरा है, जो शौर्य की परंपरा है, उसे भुला चुके थे, उससे विमुख हो चुके थे। और यह स्थिति एक कवि के लिए, जो एक संवेदनशील कवि है, जो अपनी समकालीन परिस्थितियों से किसी भी स्थिति में मुंह मोड़कर रचना नहीं कर सकता, उसके लिए यह बहुत ही कष्टदायक स्थिति थी। और यही कारण है कि कवि ने वीर सतसई की रचना की, और वीर सतसई की रचना के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता का अलख जगाने का प्रयास किया। यानी जो नरेश, जो राजपूत शासक अपने कर्तव्य को भूल गए थे, विलासिता में डूब गए थे, उन्हें अपने कर्तव्य का स्मरण कराने का प्रयत्न उन्होंने किया। वीर सतसई राजपूती शौर्य के चित्रण तथा काव्य शास्त्र की दृष्टि से एक अत्यंत उत्कृष्ट कृति है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी एक तो ये कथन, ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से वीर सतसई के विषय में कौन सा कथन असंगत है। इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको एक तो याद रखना है कि राजस्थान में स्वाधीनता की उद्घोषणा करने वाला यह एक अपूर्व ग्रंथ माना जाता है। यह कथन स्वयं डॉक्टर नरेंद्र भानावत ने भूमिका में लिखा है। वीर सतसई राजपूती शौर्य के चित्रण का काव्य है, और दूसरी बात, काव्य शास्त्र की दृष्टि से भी यह अत्यंत उत्कृष्ट माना जाता है। वीर सतसई की रचना का मूल आधार क्या है, क्यों, किस आधार को लेकर वीर सतसई रची गई, इसके बारे में दो मत प्रचलित हैं दोस्तों। संक्षेप में हम इन पर बात करेंगे। एक तो है किंवदंतियों पर आधारित मत। किंवदंतियां क्या होती हैं? लोक प्रचलित जो कथाएं और जो बातें होती हैं, वही किंवदंतियां होती हैं, यानी लोक श्रुतियां। तो किंवदंतियों पर आधारित एक मत है जिसमें वीर सतसई की रचना का एक भिन्न उद्देश्य बताया गया है, और दूसरा मत है ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित मत। हम चर्चा दोनों ही मतों की करेंगे, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जो मत ऐतिहासिक तथ्यों से पुष्ट होता है, उसे ही विद्वानों ने सर्वमान्य मत के रूप में स्वीकार किया है। अब बात आती है किंवदंतियों पर आधारित मत क्या है। तो किंवदंतियों पर आधारित मत में कहा गया है कि वीर सतसई को बूंदी के प्रसिद्ध राव राजा उम्मेद सिंह जी के दूसरे पुत्र, ध्यान से सुनेंगे, बूंदी के शासक थे उम्मेद सिंह जी, उनके 3 पुत्र थे, उनमें से दूसरे पुत्र थे बहादुर सिंह जी, और उन बहादुर सिंह जी के पुत्र थे बलवंत सिंह जी। यानी बलवंत सिंह जी क्या हो गए, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उम्मेद सिंह जी के पौत्र हो गए, पोते हो गए। अब इनके भी पुत्र, इनके तीसरे पुत्र भौम सिंह जी, यानी उम्मेद सिंह जी के कौन हो गए, प्रपौत्र हो गए, यानी पड़पोते हो गए। उनकी प्रशस्ति में, किसकी प्रशस्ति में लिखित रचना लोक श्रुतियों में बताई जाती है? ये भौम सिंह जी की प्रशस्ति में रचित कृति मानती है लोक श्रुतियां, यानी किंवदंतियां। किंवदंती में कहा गया है कि जब तक भौम सिंह ने वीरता का प्रदर्शन किया, तब तक कवि अपने वचन के अनुसार उनकी प्रशस्ति में प्रतिदिन वीरता के 100 दोहों की रचना करते रहे। एक बहुत लंबी सी लोक श्रुति है दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि अनेक उत्तराधिकारी होने के कारण आपस में किसी बात को लेकर के तनाव उत्पन्न हो गया, और वही तनाव भौम सिंह जी तक चलता रहा। सूर्यमल मिश्रण ने भौम सिंह जी को कई बार समझाया कि वे दरबार के प्रति अपना रवैया थोड़ा सही कर लें, लेकिन भौम सिंह जी माने नहीं, और वो बूंदी दरबार से संघर्ष युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। तब सूर्यमल मिश्रण के समझाने पर भी जब वे नहीं माने, तब उन्होंने कहा, ठीक है, आप युद्ध में पराक्रम और शौर्य की अभिव्यक्ति कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, और जब तक आप शौर्य और पराक्रम करेंगे, मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी प्रशंसा में प्रतिदिन 100 दोहे लिखूंगा। और यही बात उन्होंने मानी, और इसी बात का अनुकरण उन्होंने किया। तो जब तक भौम सिंह ने वीरता का प्रदर्शन किया युद्ध में, तब तक कवि अपने वचन के अनुसार उनकी प्रशस्ति में प्रतिदिन वीरता के 100 दोहों की रचना करते रहे। और 288 दोहे, यानी कि 2.5 दिन तक ही भौम सिंह केवल संघर्ष कर पाए होंगे। किंतु जब बूंदी नरेश राम सिंह के विरुद्ध युद्ध में पर्याप्त सेना के अभाव में भौम सिंह युद्ध से भागकर कोटा चले गए, तब सूर्यमल ने दोहे लिखना बंद कर दिया, क्योंकि यही उन्होंने वचन दिया था। फलतः वीर सतसई अधूरी रह गई। ये कौन सा मत है? ये है लोक श्रुतियों में वीर सतसई के अधूरे रहने का जो कारण बताया गया है, और वीर सतसई की रचना का उद्देश्य बताया गया है कि क्यों वीर सतसई की रचना की। ये उससे संबंधित लोक श्रुतियों का मत है। अब अन्य स्रोतों से लेकिन इन मतों की पुष्टि नहीं, इस मत की पुष्टि नहीं होती, इसलिए विद्वानों ने इसे अस्वीकार किया है, इसे स्वीकार नहीं किया है। लेकिन हमें ये जानकारी होनी चाहिए। आगे चलें। अब बात आती है दूसरे मत की, जो ऐतिहासिक तथ्यों से प्रमाणित होता है। दूसरे मत के अनुसार सूर्यमल मिश्रण ने सन 1857 ईस्वी
कि उत्तर भारत के अराजकतापूर्ण वातावरण में बिखरी हुई राजपूत शक्ति यानी 1857 के विद्रोह या जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है दोस्तों, उन सब के विषय में आपकी को थोड़ी बहुत जानकारी सभी विद्यार्थियों को होगी, चाहे उनका विषय इतिहास रहा हो या नहीं रहा हो। तो 1857 के विद्रोह के समय जब सूर्यमल मिश्र ने देखा कि उत्तर भारत की और विशेष तौर पर राजपूताने की स्थिति बहुत बिखरी हुई है, बहुत बिखराव है वहां, और राजपूत शक्ति बिखर गई है, उसमें एकता और संगठन का अभाव है, तब उन्होंने निश्चय किया कि राजपूत शक्ति को एकता के सूत्र में बांधकर वे अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित होने की प्रेरणा देंगे। और इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने वीर सतसई की रचना की और इसी मत को स्वीकार किया गया है सर्वमान्य मत के रूप में। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसकी पुष्टि किससे होती है? ऐतिहासिक तथ्यों से होती है। पीपल्या के ठाकुर फूल सिंह जी को संवत 1914 में लिखे गए कवि के एक पत्र से इसकी पुष्टि होती है। दुर्भाग्यवश पारस्परिक फूट राजपूतों में क्षुद्र स्वार्थों के कारण शक्ति संगठित कर जब कवि अपने स्वप्न को साकार न कर सके तब उन्होंने अपनी कलम रोक दी और इसी कारण वीर सतसई कृति अधूरी रह गई। यहां पर वीर सतसई के अधूरे रहने का कारण यह बताया है कि वे राजपूतों को संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा करना चाहते थे, संघर्ष की प्रेरणा कर देना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वे अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो रहे तब उन्होंने अपनी वीर सतसई की रचना जो दोहे लिख रहे थे उसकी रचना बंद कर दी। और किंवदंतियों में कहा गया था कि भौम सिंह की प्रशस्ति में उन्होंने लिखना प्रारंभ किया और अपने वचन के अनुसार जब तक भौम सिंह ने राम सिंह के विरुद्ध युद्ध में वीरता और शौर्य का प्रदर्शन किया तब तक कवि अपने वचन के अनुसार दोहे लिखते रहे और जैसे ही वे पलायन कर गए युद्ध से वैसे ही उन्होंने वीर सतसई लिखना बंद कर दिया। यानी ये दो अलग अलग भिन्न कारण है, लेकिन ये दूसरा जो कारण है इसकी पुष्टि हमें ऐतिहासिक स्रोतों से होती है, इसीलिए इसे बिल्कुल सही माना गया है, सर्वमान्य माना गया है। आगे चलते हैं। अब बात आती है वीर सतसई की विषय वस्तु की। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों कि वीरों से संबंधित दोहों की रचना है ये, तो आपको ये ध्यान रखना है। वीर सतसई का प्रारंभ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। वीर सतसई का प्रारंभ गणेश वंदना से हुआ है और गणेश वंदना के बाद कवि ने सरस्वती वंदना की है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। शुरू प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रारंभ हुआ है गणेश वंदना से और दूसरे दोहे में सरस्वती की वंदना की गई है। वीर सतसई राजस्थान के वीर जीवन की दर्पपूर्ण अभिव्यक्ति है, यानी स्वाभिमान, पराक्रम और शौर्य, इन सब की अभिव्यक्ति, इन सब से संबंधित भावनाओं को अभिव्यक्त किया है वीर सतसई में कवि ने। समसामयिक, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि वीर सतसई एक मुक्तक कृति है और मुक्तक कृतियों में अक्सर समसामयिक संदर्भों को अभिव्यक्त नहीं किया जाता, लेकिन वीर सतसई इसका अपवाद है क्योंकि इसकी रचना के मूल में समसामयिक परिवेश था। इसलिए यहां विषय कुछ भी चल रहा हो लेकिन संकेत के माध्यम से उस समय की जो स्थिति है उसका चित्रण अवश्य किया गया है। वीर जीवन के मूल्यों की ओर संकेत किया गया है क्योंकि इनका उद्देश्य था कि वे वीर सतसई के दोहों के माध्यम से राजपूतों के जो भूल चुके थे शौर्य और पराक्रम की परंपरा उसे याद दिलाना चाहते थे, वीर जीवन के मूल्यों को याद दिलाना चाहते थे। इसलिए इस कृति की विषय वस्तु में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां वीर जीवन का जो मूल्य है, जो आदर्श हैं, उनकी ओर भी यहां संकेत किया गया है। वीर सतसई में जीवन का प्रमुख मूल्य क्या बताया गया है? अस्तित्व की रक्षा। अस्तित्व की रक्षा का मतलब केवल व्यक्ति के अस्तित्व की रक्षा नहीं है, बल्कि एक राजा का अपनी राज्य की रक्षा करते हुए अपने अस्तित्व, अपने कुल के अस्तित्व की रक्षा करने का उद्देश्य है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कुल धर्म जो कि बाद में बन जाता है राष्ट्र धर्म, क्योंकि उस समय संकुचित राष्ट्रीयता की भावना थी, एक रियासत को ही राजा अपना राष्ट्र समझते थे, तो उस संदर्भ में इस बात को आप समझेंगे। कुल धर्म का निर्वाह करना सबसे महत्वपूर्ण वीर जीवन का मूल्य बताया गया है। उत्साह, पुरुषार्थ, निर्भीकता, कुल क्रमागत मूल्यों के लिए निरंतर संघर्ष करना, यानी शौर्य और पराक्रम से कभी पीछे न हटना, ये वीर के प्रमुख लक्षण कवि ने बताए हैं। वीर सतसई में वीर स्वामी, वीर सेवक, वीर बालक, वीर युवक, वीर पति, यानी वीरता के कितने रूप हो सकते हैं? जितने मानव समाज में संबंध हैं उतने ही वीरता के रूप हैं जिनका चित्रण कवि ने वीर सतसई में किया है और उनमें शामिल है वीर स्वामी, वीर सेवक, वीर बालक, वीर युवक, वीर पति, वीर नारी,
वीर माता, वीर सास, वीर पत्नी, वीर देवरानी, वीर ननद, वीर सेवक की पत्नी के माध्यम से वीरता के भिन्न भिन्न रूपों का यहाँ चित्रण किया गया है। यानी कवि ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है दोस्तों कि राजपूताने की मिट्टी में वीरता और शौर्य और पराक्रम इतना घुला मिला है, यहाँ की आबो हवा में इतना शौर्य और पराक्रम है कि कोई भी व्यक्ति इस शौर्य और पराक्रम से अछूता नहीं रह सकता, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो बालक हो, चाहे वो युवक हो, चाहे वो वृद्ध हो। वीर सतसई में युद्ध की तैयारी और युद्ध के जीवंत चित्र मिलते हैं, यानी उन्हें पढ़कर ऐसा लगता है मानो हमारी आंखों के सामने ही युद्ध हो रहा हो। ये एक मुक्तक काव्य है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूं, आपको ध्यान रखना है। वीर सतसई का काव्य रूप क्या है? ये एक मुक्तक काव्य है, ये दोहा शैली में लिखा गया है, यानी इसमें जो प्रमुख छंद है वो दोहा है। इसमें तत्कालीन समाज और संस्कृति की सांकेतिक अभिव्यक्ति है, इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। इसमें कौन कौन सी शैलियां प्रयुक्त हुई है, प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें संबोधन शैली है, प्रश्नोत्तर शैली है, सूक्ति शैली है, नाटकीय शैली है और चित्र शैली है। इन शैलियों का प्रमुख रूप से प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा क्या है ये भी आपको कंठस्थ करना है। इसकी भाषा उत्तरकालीन डिंगल है। उत्तरकालीन डिंगल का मतलब वो डिंगल जो उस समय के समाज में आम बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होती थी, ये बोलचाल के अधिक निकट है। इसमें अलंकार कौन कौन से हैं? वयण संगाई डिंगल का बहुत ही प्यारा सा एक अलंकार है, अनुप्रास से मिलता जुलता है। जब हम इसकी वीर सतसई के छंदों को पढ़ेंगे यानी दोहों को पढ़ेंगे तब हम वयण सगाई की चर्चा करेंगे। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास यानी अनुप्रास के सभी भेद, लाटानुप्रास, यमक आदि शब्दालंकारों का सुंदर प्रयोग यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा अर्थालंकारों की बात करें तो यहाँ उपमा है, रूपक है, अपन्हुति है, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, असंगति, संदेह, भ्रांतिमान, व्यतिरेक और विशेषोक्ति आदि अलंकारों का कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। अब हम केवल उन्हीं अलंकारों को समझ पाएंगे यहाँ जो हमारे प्रथम 20 दोहों में जिन अलंकारों का प्रयोग हुआ है, लेकिन पूरी वीर सतसई को ध्यान में रखकर ये बात आपको स्पष्ट की जा रही है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि वीर सतसई की पृष्ठभूमि आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में अच्छी तरह से तैयार हो गई होगी, ताकि अब हम इस पर जो इमारत बनाएंगे दोहे पढ़ पढ़कर आप उसे अच्छी तरह से हृदयंगम कर सकेंगे। उत्साहित रहिए, अपने पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित कीजिए, इधर उधर का भटकाव छोड़ दीजिए ताकि आप सफल हों, आपका लक्ष्य आपके कदम चूमे। नमस्कार।